खून का रिश्ता। बच्चों, आज हम तुम्हें उन दो भाइयों की कहानी सुनाते हैं जो हमारे तुम्हारे शहर के करीब ही किसी एक शहर में रहा करते थे। बड़ा भाई नदीम बेचारा बहुत ही गरीब था। एक छोटे से मकान में रहता था और मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता था। जबकि छोटा भाई सलीम बहुत अमीर था। उसकी बहुत बड़ी कोठी थी, नौकर चाकर और गाड़ी वगैरह। उसे हर तरह का आराम था। हर वक्त दोस्तों की महफिल जमी रहती थी, दावतें उड़ाई जाती, सैर व तफरीह होती और दोस्तों की छोटी से छोटी ख्वाहिश पर रुपया पानी की तरह बहाया जाता था। सलीम की बीवी नाहिद को उसकी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये जो तुम इतना बहुत सारा रुपया अपने दोस्तों की जात पर लुटाते रहते हो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा सलीम। अपने बड़े भाई की भी खबर लिया करो, किस हाल में हैं, कैसे हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है नाहिद, मेरे सामने नदीम भाई का नाम न लिया करो। क्यों न लिया करूं? वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता है। बुरे वक्त पर वही काम आएंगे। बुरा वक्त बुरा वक्त और मुझ पर। वैसे अगर कभी बुरा वक्त आ ही गया तो देख लेना नाहिद, मेरे दोस्त मुझ पर जान कुर्बान कर देंगे। अरे ये तो मतलब के लोग हैं, वक्त के साथी। आज तुम्हारे पास दौलत है तो आगे पीछे फिरते हैं, जी हुजूरी करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं ऐसे खुशामदियों को खूब अच्छी तरह जानती हूँ। जो कुछ भी करते हैं मेरी खुशी का ख्याल तो रखते हैं। और एक वो नदीम भाई, हर वक्त एतराज, हर चीज पर एतराज। अरे उनको तो मेरा कोई काम कभी अच्छा लगा ही नहीं। अरे गलत काम करते हो तो उसकी तरफ इशारा क्यों ना करे? गलतियों की तरफ इशारा करने वाले अपने होते हैं, गैर नहीं। बड़े आए मेरे अपने। अरे वो तो जलते हैं मेरी कामयाबी से। 6 महीने से मेरी उनसे मुलाकात नहीं, तो मेरा क्या बिगड़ गया? पछताओगे सलीम, तुम एक ना एक दिन जरूर पछताओगे। अच्छा, अब छोड़ो भी इस झगड़े को। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ, शाम तक वापसी होगी, ठीक है? खुदा हाफिज। सलीम के जाने के बाद नाहिद बड़ी देर तक सोचती रही, कोई ऐसी तरकीब जिससे सलीम के दोस्तों का असली रूप सामने आ सके और बड़े भाई की मोहब्बत छोटे भाई के दिल में पैदा हो सके। शाम हो गई। दिन भर की सैर व तफरीह के बाद जब सलीम वापस आया तो घर का हाल देखकर वो परेशान हो गया। नाहिद, नाहिद, भाई कहाँ हो? ये हर तरफ अंधेरा क्यों किया हुआ है? घर की बत्तियां क्यों नहीं जलाई? मत पूछो सलीम, गजब हो गया। हुआ क्या? कुछ मालूम तो हो। कत्ल हो गया। कत्ल? किसका? कैसे? मेरे हाथों एक गरीब लड़के का कत्ल हो गया। वो पहले ना बुझवाओ, सही सही बताओ, बात क्या है? वो तुम्हारे जाने के बाद खाना खाकर मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नौकरों को मैंने पहले ही छुट्टी दे दी थी, इसलिए मैं खुद ही दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़का खाना मांग रहा था। मैंने उसे वहीं रोकने के लिए कहा और बावर्ची खाने की तरफ खाना लाने चली गई। फिर क्या हुआ? वो खाना लेकर मैं जैसे ही मुड़ी, वो उस लड़के ने घर में घुसने की कोशिश की। मैं डर के मारे कांप रही और मैंने आगे बढ़कर पानी से भरा हुआ जग उसके सिर पर दे मारा। होना क्या था, सर पर चोट लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर जान दे दी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी लाश एक थैले में बांधी और तुम्हारे ताश खेलने वाले कमरे में छुपा कर रख दी। किसी नौकर को तो नहीं मालूम? नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं। जो होना था वो तो हो चुका है, ये बताओ अब करना क्या चाहिए? अपने दोस्तों को सारी बातें बताओ, उनसे कहो जिस तरह भी हो रात ही रात में मिट्टी खोदकर उसे दफन कर दे, वरना अगर दुश्मनों को खबर हो गई और पुलिस को बता दिया गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं, ऐसी बातें ना सोचो नाहिद। मैं अपने दोस्तों को अभी बुला कर लाता हूँ। सुबह होते होते सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, माना कि गलती से हो गया, मगर जुर्म को छुपाना भी तो जुर्म है ना यार सलीम। मैं ऐसे काम में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? जी, तुम्हारी मदद करके मैं पुलिस वालों को अपने पीछे लगवा लूं? नहीं यार सलीम, मुझे तो माफी रखो, मैं ये काम नहीं कर सकता। माफी ही तो मांग रहा हूँ भाई सलीम, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा हूँ। तुम तो मुझ में नाराज हुए जा रहे हो। जरा सोचो तो सही, भला कोई ऐसे काम में भी किसी का साथ देता है? मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, हाँ, तुम जो चाहते हो ना वो मुझसे नहीं होगा। आधी रात होने को आई, अब तक आपके साथी नहीं आए? वो नहीं आएंगे नाहिद, उन सब ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि सबके सब मतलबी हैं। अच्छा हुआ आज आप पर भी उनकी असलियत जाहिर हो गई। वो तंज किए जाओगी या कोई रास्ता भी बताओगी? सुबह होने में अभी 3-4 घंटे बाकी हैं। तुम फौरन नदीम भाई के घर जाओ और
फिर हम तीनों मिलकर सूरज निकलने से पहले पहले लाश को दफन कर देंगे। नदीम भाई के घर में किस मुंह से जाऊंगा? ये मैंने उनके लिए आज तक क्या किया है जो वो मेरी मदद के लिए आएंगे? वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम देख लेना, इस मुश्किल वक्त में वो तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही तो बड़े भाइयों की पहचान है। ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। कौन है भाई? अरे सलीम, तुम इतनी रात गए? खैरियत तो है? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ भाईजान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई छोटों से तो भूल हो ही जाती है। आओ आओ अंदर आओ, भाभी और बच्चों से तो मिलो। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ भाईजान, एक जबरदस्त मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बताओ। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, जरा मेरे साथ चलिए भाईजान। कहाँ चलना है? घर तक। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। और इस तरह दोनों भाइयों ने मिलकर सुबह होने से पहले लाश को दफन कर दिया। नाहिद की बात सच निकली। नदीम ने ऐसे आड़े वक्त में अपने छोटे भाई का साथ देकर ये साबित कर दिया था कि खून का रिश्ता कितना मजबूत होता है। सलीम ने अपने बड़े भाई से अपने बुरे सलूक की माफी मांगी और नाहिद से वादा किया कि आइंदा अपने बड़े भाई का हर तरह से ख्याल रखेगा। सलीम के दोस्तों को जब सलीम की जुबानी सारा किस्सा मालूम हुआ तो वो सब के सब सर जोड़कर बैठ गए। सलीम के साथ हमारी दोस्ती तो अब खत्म होती हुई मालूम हो रही है यार। और क्या, सुना नहीं था किस अंदाज में हमसे बातें करके गया है? दोस्ती खत्म हो गई तो हमारी मुफ्त की सैरो तफरी कहाँ से होगी? यार कोई तरकीब ऐसी निकालो कि उसकी दौलत में से कुछ हिस्सा वसूल किया जा सके। भाई अपना खेल तमाशा भी तो जारी रहना चाहिए ना।